नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण राजपूत, हीलिंग वैली फिजियोथेरेपी, ब्रेन एंड स्पाइन रिहेबिलिटेशन। आज ये हमारे पास पेशेंट आए हैं और इस मरीज के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहूँगा आप सभी को। और मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा कि इन्होंने कहाँ ऑपरेट कराया था, क्या कराया था, किसकी इससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। किसी के विषय में टिप्पणी करना या कुछ करने से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। मैं सिर्फ इस मरीज के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए ब्रेकियल प्लेक्सिस के पेशेंटों को, और क्यों बचना चाहिए, एक्सरसाइज किस तरह करनी चाहिए। आज मैं केवल फिजियोथेरेपी की जो भूमिका है ब्रेकियल प्लेक्सिस में, उस विषय पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजीव शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत का रहने वाला हूँ और मेरी चोट जो है वो 30 दिसंबर को 2024 को लगी थी। 26 मार्च 2025 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 2-3 महीने तक मैं घर में ही अपनी एक्सरसाइज करता रहा, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बताया था। उसके बाद जिम जॉइन की मैंने। जिम में भी लो वेट के साथ में एक्सरसाइज बताई गई थी, जो मैं रेगुलर करा। उसके बाद 5 महीने 10 दिन या 20 दिन के बाद मेरा मूवमेंट आना शुरू हुआ था, लेकिन मूवमेंट उस तरह का नहीं था जिस तरह से आना चाहिए। मेरा हाथ जो है वो अंदर की तरफ ही मूवमेंट आया, सामने की तरफ से नहीं मुड़ता था। तो और मेरा हाथ भी बहुत स्टिफ होने लगा था। इवन नॉर्मली मैं अगर अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश करता था तो वो होता नहीं था, ये बहुत दर्द होता था इसमें। और तब मुझे पता लगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टिफनेस जो है वो केवल फिजियोथेरेपिस्ट के ही द्वारा सही हो सकती हैं। अपने आप सेल्फ में बहुत मुश्किल होता है, दर्द भी बहुत होता है। तो मैंने सर को ज्वाइन किया। उसके बाद मैं अभी यहाँ हूँ और फ़ायदा दिख रहा है और लोग सही हो रहे हैं और लोगों को सही होते हुए भी देखा है मैंने यहाँ पे, और इसकी वजह से भी मैं यहाँ पे हूँ और सही हो रहे हैं लोग। अच्छा, जिम को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अनुभव? स्टिफनेस ज़्यादा आ गई। कुछ एक मूवमेंट आ सकते हैं, आए भी, मैं ये नहीं कह रहा जिम से नहीं आए मेरे, मूवमेंट आया, लेकिन कुछ एक ब्लॉक भी हुए। मेरा हाथ भी एकदम टाइट हो गया, जो नॉर्मली मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। एक स्मूथनेस नहीं रही उसमें। पहले शायद होता होगा, मुझे इतना गौर नहीं दिया मैंने, लेकिन वो स्टिफ बहुत हो गया हाथ मेरा। और भी चीज़ें मेरी स्टिफ सी हो गई, लेकिन मूवमेंट अंदर का ही रहा मेरा, जिम की वजह से स्पेशली। कितना भी बड़ा दुनिया का कोई एक्सपर्ट क्यों ना बताए, हम जो भी बोल रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ और साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। यदि कोई एक्सपर्ट किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति का इस बारे में मुझसे जानकारी लेना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में वो लिख सकता है। मैं विथ एविडेंस के, विथ सबूत के, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो बुक्स हैं, जो मेडिकल साइंस है, उनके तथ्यों के आधार पर ही सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के पेशेंट को जिम नहीं करनी है। जिम तभी करनी है जब वो ग्रेड 4 और 5 की तरफ जाए। जो मसल 0 ग्रेड में है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। 0 ग्रेड से निकालने के लिए आपके लिए सस्पेंशन और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बेहद आवश्यक होता है। और जब हमारी ग्रेड 2 और 3 में मसल पहुंचती है, 3 तक कम से कम आपको फिजियोथेरेपी सेंटर पर इलाज लेना होता है। उसके बाद 3 के बाद पेशेंट होम एडवाइस में ही ठीक हो सकता है। इनको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हुआ, जिसमें इनका अपर प्लेक्सिस इंजर्ड है, C5 C6। साथ में इनका जो स्ट्रेच बोल सकते हैं, हल्का ट्राइसेप काम कर रहा है, लेकिन फिंगर का मूवमेंट करने में थोड़ी सी तकलीफ है इनको। लेकिन अभी अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये फर्स्ट बार मेरे पास जुलाई में आए थे, और उस समय इनका जो रिस्ट का जो मूवमेंट था, ऑपरेशन करा के कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद हमारे पास आए थे। उसके बाद इनका ये हाथ जो था हल्का सा हिल डुल रहा था, लेकिन अभी ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। इनमें रिकवरी अच्छी खासी दिख रही है। इनके में जो केस में रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरह की कंडीशन को और बेहतर किया जाए। जैसे ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, या नर्व इंजरी के या सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उनको जितना हम रिड्यूस करेंगे, जितना कम कर पाएंगे, उतने बेहतर रिजल्ट आएंगे। इस केस में क्या हुआ, इन्होंने ऑपरेशन कराया और इन्होंने जो एक्सरसाइज है वो जिम में की। हमारे पास ही आए थे परामर्श लेने, और मैंने परामर्श दिया था, इन्हें सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण ये आने में थोड़ा
ब्लम हो गया और 4 महीने बाद लगभग फिर से वापस आए हमारे पास। इन्होंने जिम में एक्सरसाइज किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जिम जो होता है वो मरीज के लिए नहीं होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। स्वस्थ व्यक्ति का संबंध एक स्वस्थ मांसपेशी से है, जो स्वस्थ मांसपेशियाँ होती हैं। क्योंकि जिम के लिए हम जब जिम में जाते हैं तो हमारी मसल की ग्रेड जो होती है वो 5 होनी चाहिए। मतलब पावर जो होती है मसल की, 0 का मतलब होता है कोई मूवमेंट हलचल ना हो, 1 का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत हिलडुल रहा हो, 2 का मतलब है जैसे ये बाइसेप का मूवमेंट हम किसी के सहारे इस तरह से कर पाएँ, और 3 का मतलब होता है खड़े होकर हम बाइसेप को मोड़ लें। मैं एक उदाहरण के तौर पर बाइसेप को ले रहा हूँ। 4 का मतलब ये होता है कि हम डंबल या किसी को पकड़ के इसको मोड़ पाएँ 1 या 2 केजी के साथ, मिनिमम वेट के साथ। और ग्रेड 5 का मतलब ये होता है कि हम मैक्सिमम वेट के साथ, मैक्सिमम का मतलब हम 10-20 केजी के साथ 10-11 या जो भी 15-20 किलो जो भी है उसके साथ वेट को लिफ्ट कर पाएँ, जैसे हमारे एज ग्रुप का कोई दूसरा व्यक्ति कर पा रहा है। तो जो जिम है वो मरीज के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी जो मसल है वो 0 ग्रेड में है। हमें देखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में जैसे इनके केस में क्या है कि इनका डेल्टॉइड जो मसल है, जब इनको इंजरी हुआ, इंजरी के बाद इन्होंने मूवमेंट नहीं आ रहा था, ऑपरेशन कराया, तो इंजरी के बाद ये मसल 0 ग्रेड में थी। क्योंकि इसका एनसीबी हुआ तो एनसीबी नॉन रिकॉर्डेबल आ रहा है। जब एनसीबी नॉन रिकॉर्डेबल होगा तो इसका मतलब है आपका मसल ग्रेड 0। और फिजिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंग तो 0 होगा ही, लेकिन एनसीबी के अकॉर्डिंग भी आप समझिए 0 होगा। तो उसमें बेस्टिंग जरूर देखने को मिलेगी। इनका जो बाइसेप है उसका भी मूवमेंट नहीं था, रिस्ट का जो मूवमेंट वीक था, लेकिन इनकी कंडीशन इतनी बेहतर थी कि इनका शोल्डर में बहुत हल्का सा गैप था। ये हमारे पास जब आए थे जुलाई में, तो मैंने इनको यही बोला कि इसमें बेहतर रिकवरी आपके पास आएगी। इन्होंने जिम में कुछ एक्सरसाइज की जो एक एक्सपर्ट द्वारा बताई गई, और उससे क्या हुआ कि जो एक्सरसाइज जब इस तरह से ये करेंगे, जैसे ये मूवमेंट इन्होंने किए, ये मूवमेंट किए, तो इस मूवमेंट से इनकी ये जो मसल थी, जो पेक्टोरल्स रीजन है, ये स्ट्रांग हो गया। बाइसेप में जो मूवमेंट आया तो साथ में प्रोनेटर भी ट्रेंड होती रही, और ये इंटरनल रोटेशन में अभी इनकी ये कंडीशन है कि इनका हाथ इस तरह से रहता है, ये बाहर हाथ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर सकते हैं। और शोल्डर का भी जो एक्सटर्नल रोटेशन, साथ में सुपिनेशन प्रोनेशन भी, जो सुपिनेशन है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये सुपिनेशन जो इनका मूवमेंट है वो भी रुका हुआ है। तो ये इस कारण बस है क्योंकि हमें इन मसल को ट्रेंड नहीं करना था। जैसे हमको हमेशा जब भी हम मूवमेंट लाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा ये जो मसल 0 ग्रेड में है, और ये भी अगर हमारा मसल 0 ग्रेड में है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इक्वल ग्रेड लेके चलते हैं कि 0 से 1 में ये भी आया तो हमारी कोशिश रहे 1 में ये भी आए, 2 में ये आ गया तो 2 में ये भी मसल जाए, 3 है यदि इसकी है तो हमें इसे भी 3 में लेके जाना है, ताकि हमारा जो मूवमेंट हो वो फाइन हो। अब हो क्या रहा है इस केस में कि ये जो मसल हैं सारी वर्किंग में है, इनका मसल टोन जो है वो लगातार बैली बढ़ रहा है, तो जो एबडक्शन है, हाथ बाहर ले जाने वाले जो मूवमेंट हैं वो वीक पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर भी बन रहे हैं इनको। साथ में इनको कैसे लेटना था, क्या करना था, बैठना कैसे था, वो भी नहीं बताया गया प्रॉपरली। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्चर भी बन रहे हैं, जो इंसीजन लगे हुए हैं उसके कारण ये कॉन्ट्रैक्चर भी आ रहा है, ये हाथ को नहीं उठा पा रहे हैं। अब इस कंडीशन में यदि इनका मसल का ग्रेड अच्छा होता भी है डेल्टॉइड का भविष्य में, ये स्केपुला की मसल का जो स्केपुला सेरेटस एंटीरियर है, इधर का हमारा इंफ्रास्पाइनटस है, सब स्केपुलरिस है, इन मसल का ग्रेड यदि 5 होता भी है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्चर हमको मूवमेंट करने की परमिट नहीं देंगे। तो अभी हम देखेंगे इनके क्या क्या मूवमेंट हैं। एक बार अच्छा इसको मोड़ के दिखाइए, नीचे से, नीचे से, ठीक है। अब इसको हाथ को ऊपर उठाइए, कहाँ तक जा रहा है, गुड। देखा जाए तो पावर ठीक है, अभी टोन बढ़ रहा है मसल का, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चर हमें परमिट नहीं दे रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शन है साथ में इन मसल का टोन भी बढ़ गया है जिम करने से, क्योंकि इनको ये प्रॉपर गाइड नहीं हो पाया कि कौन सी मसल की ट्रेनिंग होनी है। ऊपर उठाइए, ठीक है, ये कंडीशन है। अब मैं देखूंगा पैसिव कि पैसिव जा रहा है या नहीं जा रहा है, जबकि शोल्डर में गैप था, शोल्डर स्टिफ नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारा रेंज ऑफ मोशन खुला हुआ है, देखिए पैसिवली हम ले जा रहे हैं तो ये इधर से डायगोनल ले जा रहे हैं तो इतना जा रहा है, और यहाँ से लेके जाएंगे तो इतना ही जा पा रहा है, इसके बाद ये टाइट हो रहा है। तो पैसिव आरओएम भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो पहले हमें ब्रेकियल प्लेक्सस में ध्यान रखना है
कि हमारी जो पैसिव आरओएम वो भी हमें मेंटेन रखना है, आरओएम मेंटेन रखनी है, और नहीं हो रहा है इम्प्रूव तो इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो आरओएम बहुत आवश्यक है। आप एक सीधा सा ये समझना है आपको कि यदि आपका हाथ इस तरह से नहीं उठ रहा है अपने आप बिना किसी वजन को पकड़े, तो आपको खड़े होकर कोई मूवमेंट नहीं करना है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो लोग ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी से ग्रसित हैं वो ये जाने कि जिम हमें किस स्टेज में, किस अवस्था में करनी चाहिए। और इसका एक मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, जब बहुत सारे पेशेंट होंगे अलग अलग स्टेज के, वो दिखाने के लिए कि कौन सा पेशेंट जिम किस स्थिति में कर सकता है। तो बाकी का हमने जितना कोशिश था वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।